हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग। इससे पहले दोस्तों हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग पढ़ा चुके हैं डिटेल वाइज। यदि आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और यदि आपको अच्छा वो वीडियो लगता है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। अज्ञे का प्रकाशित तार सप्तक है से माना जा सकता है प्रयोगवादी युग का प्रारंभ। इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादक में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अज्ञे के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपादक अज्ञे के संपादक उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। इनके संपादक के बाद प्रतीक मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ और उसमें प्रयोगवाद का जो स्वरूप है वह स्पष्ट हुआ। इसके बाद हम आते हैं प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। दोस्तों, प्रयोगवादी काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उस समय के कवियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमान मतलब कि नए उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, नए तरीके से प्रयोग किया अपने काव्य में। वे मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। प्रयोगवादी युग के जो कवि थे वो उनका ऐसा मानना था कि जो पुराने काव्य के उपमान है वो बासी पड़ गए, अर्थात पुराने हो गए हैं। नंबर दूसरा है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रयोगवादी युग में प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया। इन्होंने जो प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण था उसमें अश्लीलता को समावेश कर दिया है। तीसरा नंबर है बुद्धिवाद की प्रधानता। बुद्धिवाद की प्रधानता ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। बुद्धि तत्व को अधिक से अधिक प्रधानता दी है। यहाँ पे दोस्तों से होगा, सॉरी गलत हो गया। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। इसके कारण जो काव्य है उसमें कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। चौथा नंबर है निराशावाद की प्रधानता। और इस काव्य में निराशावाद की प्रधानता भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। प्रयोगवादी कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ रूप में वर्णन किया है। कुंठा, मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा मतलब कि उसमें निराशा, कुंठा, हताशा की बहुत ज्यादा रूप सामने आए हैं। पांचवा नंबर है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया है। मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा, सम्मान दिया गया और उसे कविता का विषय बनाया गया है। छठवां नंबर है अहम की प्रधानता। फ्रायड ने मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सातवां नंबर रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। और प्रगतिवादी काव्य में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी हुआ है। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। आठवां नंबर है मुक्त छंदों का प्रयोग। फिर है प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का चयन किया है। सातवां नंबर है व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। व्यक्ति और समाज दोनों पर अपने व्यंग्य से कसे हुए लेखनी को चलाई है, व्यंग्य का प्रयोग किए हैं। इसके बाद दोस्तों हम
पढ़ेंगे प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। नंबर 1 है आज्ञेय। इनकी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। ये धर्मवीर भारती की रचना है। चौथा नंबर है नरेश मेहता, संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, बन पाखी सुनो। ये नरेश मेहता की रचना है। पांचवा नंबर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के फूल, एक सूनी नाव। गिरिजा कुमार माथुर छठवें नंबर पे आते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, शिला शंख चमकीले, शिला शंख चमकीले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना मत हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।